यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 में 14 फरवरी से शुरू हो रही है मैट्रिक की परीक्षा। इनके बारे में साइंस पेपर का कुछ वीवीआई क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपको 80 नंबर का फुल मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 को दिया रहेगा। हम उसी पे वीवीआई क्वेश्चनों की आज चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 80 में से यदि आप 80 क्वेश्चन सही से जानते हैं तो आपको 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका 400 नंबर कन्फर्म रहेगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन यह रहा, निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक है? इस यहाँ पे पूछ रहा है आवर्तनांक के बारे में, किसका आवर्तनांक सबसे अधिक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हीरा। हीरा का आवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरा का आवर्तनांक सबसे अधिक है और इसका आवर्तनांक कितना होता है? इसका आवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का आवर्तनांक कितना होता है? 2.52। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण का जब आप चित्र बनाते हैं तो अवतल दर्पण का चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका पीछे वाला भाग रंगाया हुआ रहता है, आगे वाला भाग से धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी को हम लोग, यदि ये मेरा दर्पण है तो फोकस दूरी बाएं बगल होती है और बाएं बगल को हम लोग माइनस में लेते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या होगा? उत्तल दर्पण का दाएं तरफ जाएगा, इसीलिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आप जानते हैं कि लेंस कांच से, पारदर्शी कांच से घिरा हुआ 2 सतह से बना हुआ होता है। हम अभी एक उत्तल लेंस बना है, इसमें 2 सतह दिख रहे हैं और इसकी फोकस भी 2 गो होगा। ये बीच का प्रधान अक्ष है, एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा। इस प्रकार से किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या पूछ रहा है तो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगा? 2 होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यानी कि दर्पण, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का हम लोग, जिसको हजामत कहते हैं, हजामत बनाने में किस दर्पण का हम लोग प्रयोग करेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण। दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी का जो खुट्टी होता है उसको बड़ा करके देखना पड़ता है और उसको बड़ा करके देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मोटर गाड़ी में उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हजामत बनाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, तो अपना चेहरा का जो दाढ़ी का जो खुट्टी है वो बड़ा करके देखना होता है, इसीलिए इसको बड़ा करके देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या के बीच संबंध है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी पूछ रहा है कि इसमें कौन सा संबंध सही है, कौन सा सूत्र सही है। आप सभी जानते हैं F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है, यही इसका सही उत्तर है। F बराबर R/2। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए यही सूत्र होता है, F बराबर R/2 होता है। यह वक्रता त्रिज्या, एक उसमें और भी पूछता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? तो दुगनी होती है। इसका भी ध्यान रखना है। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? यहाँ पर हमको लेंस पूछ रहा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस
कहते हैं? ये क्वेश्चन है। अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? तो अभिसारी लेंस उस लेंस को कहते हैं जो सभी किरणों को एक जगह पे लाके मिला दे। जैसे कि यदि हम इसको ऐसे समझें कि ये हमारा एक उत्तल लेंस है, तो इस बगल से जो सभी समांतर किरणें आएगी वो एक बिंदु पे आके मिल जाएगा। तो सभी किरणों को मिलाने वाले किरणों को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और इसके लिए सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? यानी रंग का तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछ रहा है। किस रंग का कलर जो है वेवलेंथ जो है न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। यहाँ पे 4 रंग दिया हुआ है, पीला है, बैगनी है, लाल है, हरा है। आपको बताना किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। आप जानते हैं कि सबसे अधिक मूर्ता जो है वो बैगनी रंग है और सबसे कम मूर्ता है लाल रंग। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी कम ही पूछ रहा है। सही उत्तर इसका बी होगा, न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किस घटना को दर्शाता है? तारों को टिमटिमाना किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया का परिणाम है। सूरज तारे से जो रोशनी आती है वह वायुमंडल में जब प्रवेश करती है तो निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है, यानी माध्यम वहाँ पे चेंज होता है, और जब भी माध्यम चेंज होगा तो अपवर्तन की घटना होती है, याद रखना है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन की घटना को दिखाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? यहाँ पे पूछ रहा है प्रकाश की चाल के बारे में। किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? वायु में, कांच में, निर्वात में? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। यही उत्तर सी नंबर होगा इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? बहुत इजी क्वेश्चन और सभी शिक्षक इसको पढ़ाते हैं। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश परावर्तन के भी 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। हम दोनों नियम, ये प्रकाश के अपवर्तन के कितने, यहाँ पूछ रहा है कितने नियम है, तो 2 नियम है। 2 नियम। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। और इसमें से आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, प्रकाश परावर्तन के कौन कौन से 2 नियम हैं? आप उस 2 नियम को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जो है वो किस ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा के लिए परमाणु की आवश्यकता होती है, सौर ऊर्जा के लिए सौर प्लेट और सौर सेल की आवश्यकता होती है, तापीय ऊर्जा कोयला से प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जब नदियों में पानी बहता है और बांध बना के पानी को रोक के ऊंचाई से गिराया जाता है, टरबाइन घुमाया जाता है, तो उससे बिजली निकलती है। तो इसको याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा से क्या निकाला जाता है? विद्युत ऊर्जा निकाला जाता है। इसी प्रकार ये जल विद्युत संयंत्र है, इसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है कि जलता हुआ मोमबत्ती क्या करता है? जलता मोमबत्ती, और पूछ रहा है कि मोमबत्ती जो जलता है, जलता हुआ मोमबत्ती के बारे में आपसे क्वेश्चन है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। आप जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती में पहले कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें मोमबत्ती में आपका पहले से रासायनिक ऊर्जा होती है, और मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है। इसीलिए सही उत्तर होगा, मोमबत्ती को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है, बदल देता है। सवाल यहाँ जलता हुआ मोमबत्ती, वैसा कोई भी पदार्थ जो हम लोग फ्राई करके जलावन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा ही होती है, चाहे बैटरी हो, कोयला हो, गोईठा हो। मुख्य रूप से हम जो जलावन करते हैं गैस सिलेंडर को छोड़ के, उसमें रासायनिक ऊर्जा ही होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक विद्युत सेल से विद्युत धारा प्राप्त करने में इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है।
यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक विद्युत सेल से, जो सेल है उस सेल से धारा प्राप्त करने पर, सेल से क्या प्राप्त करने पर, धारा प्राप्त करने पर इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर है, सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कम हो जाता है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कहलाता है, वह बल है जो किसी विद्युत दबाव या विभव में अंतर के कारण बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए विद्युत वाहक बल क्या है, तो उसका उत्तर लिखना है कि विद्युत वाहक बल वह बल है जो विद्युत दबाव या विभव में अंतर के कारण बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करता है, यह विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पे इसका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कम होता है, इसका ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किस श्रेणी में, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। आप जानते हैं कि यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जैसे कि कोई तार है, इसमें जैसे कि कोई तार है और इस तार को हम लोग प्रतिरोध को यहाँ पे एक जोड़े, फिर यहाँ पे दूसरा जोड़े, मान लेते हैं ये 4 ओम का प्रतिरोध है या 3 ओम का प्रतिरोध है, तो जब सीधा में जोड़ेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे, तो ये 4 3 7 ओम का प्रतिरोधक का मान होगा। यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम लोग इसको किस में जोड़ेंगे, सीधा में जोड़ेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। इसका हम सही उत्तर टिक मारेंगे, ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है। यहाँ पूछ रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए आप जिस छड़ का प्रयोग करते हैं वह छड़ क्या होता है। सही उत्तर होगा इसका नरम लोहा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो छड़ यूज करते हैं वो छड़ हमारा नरम लोहा होता है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। उच्चतर ताप का मतलब है हायर टेम्परेचर, और उस उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसमें हमको समझना होगा कि पहले टेम्परेचर, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ा नाभिक 2 छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है, ये हमारा नाभिकीय विखंडन कहलाता है। परमाणु बम जो बनाया जाता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनाया जाता है, इसमें ऊर्जा भी बहुत मुक्त होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ऊर्जा नाभिकीय संलयन में होती है। सूरज के सतह पर नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम के फॉर्म में काम करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन पे आते हैं। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, होती है। इसमें से सही उत्तर होगा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। ज़्यादा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किस में होती है, नाभिकीय संलयन। आपको जो सौर ऊर्जा अभी मिल रही है, पूरे दुनिया में जो लाइटिंग हो रही है, सूरज से जो रोशनी आ रही है, वह सूरज की सतह पर नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है और बहुत अधिक टेम्परेचर मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि सूरज पूरे पृथ्वी को रोशनी देता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछता है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं। युक्ति है, यहाँ पे पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली कौन सी युक्ति है, यानी कौन सा मशीन है, कौन सा डिवाइस है। यहाँ पे सौर कुकल से भी हम लोग खाना बनाने का काम करते हैं, ये सभी सौर ऊर्जा चलता है। और सौर सेल से भी हम लोग सौर प्लेट बनाते हैं। आपके शहर में, आपके चौक चौराहे पे जो सौर प्लेट लगा हुआ है उसमें हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन एक उपचालक है या अर्धचालक है, वह करंट को धीरे धीरे पास करता है और उससे
जो हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग, सौर ऊर्जा को सीधे करंट में बदलते हैं, और इस प्रकार जो करंट प्राप्त होती है हम इसको इस करंट को दिष्ट धारा के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। और ये बैटरी में हम लोग रिचार्ज करके पुनः इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में, यहाँ एक वर्ड है पवन विद्युत जनित्र, यानी कि वह मशीन जो पवन से चलता है, पवन चक्की की तरह चलता है, और वहाँ पे पवन की चाल, पवन मतलब होता है हवा, हवा की चाल कितनी होनी चाहिए, तो पवन चक्की घूमने के लिए जो हवा की चाल होनी चाहिए, आप बिहार में लगाएंगे तो यह पवन चक्की चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का हवा और वातावरण नहीं है। पवन चक्की चलाने के लिए सबसे अच्छा जगह तटीय इलाके होते हैं, समुद्र के किनारे वाले इलाके होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि गुजरात का इलाका समुद्र में सबसे अधिक तटीय बड़ा राज्य है। वहाँ पे हवा की चाल, पवन चक्की चलाने के लिए जो स्पीड होनी चाहिए वो कम से कम 12 से 15 कहा जाए, या इसको 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए, लेकिन बुक में 15 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। 15 के नियर बाय में 12 और 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका सही उत्तर होगा, 18 का सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक, कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। सेल का मतलब जो एक बैटरी है, जिसको आप बैटरी कह रहे हैं, वो बैटरी, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। उसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, वो विद्युत वाहक बल विभवांतर होता है। सेल का जो विद्युत वाहक बल है, यहाँ पूछा जा रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, विभवांतर होता है। 19 का हम सी पे टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या कहता है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। आपके घरों में, आपके बिल्डिंग में, आपके आवास पर जो बिजली यूज किया जाता है वो मुख्य रूप से किस प्रकार का करंट होता है। हम अभी कुछ देर पहले कहे थे कि बैटरी से जो हम बिजली यूज करते हैं वो हमारा दिष्ट धारा होता है, डायरेक्ट करंट होता है, लेकिन घरों में जो आप यूज कर रहे हैं उसका सही नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसको हम लोग एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट करते हैं, इसे हम लोग एसी के नाम से भी जानते हैं। एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति भी पूछता है, 50 Hz होती है। कितनी होती है, 50 Hz आवृत्ति होती है। हमारे घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से इसी का इस्तेमाल करते हैं। टीवी, फ्रिज जो अधिकांश करके आपका चलता है अभी भी। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण असंभव है। क्वेश्चन उल्टा पूछा है, वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण कहाँ पर असंभव है, असंभव वाला वर्ड एक डाल दिया है, वर्ण विक्षेपण। पहले आप ये समझ रहे हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या होती है। वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है अलग होना। वर्ण मतलब होता है रंग, जिसको आप कलर कहते हैं, अब विक्षेपण का मतलब होता है अलग होना। आप ये ऐसा समझिए कि यह कोई त्रिभुज है और इधर से हम एक लाइट डाले, वाइट लाइट डाले, और ये कई भागों में, रंगों में बट गया, नीचे में आधार की ओर मुड़ गया। तो ये रंगों को अलग अलग होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है और वह कई रंगों में, अलग अलग रंगों में बट जाती है, तो रंगों में बटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण संभव कहाँ में, कांच में भी होती है, जल की बूंद में भी होती है, फाइबर में भी होती है। यहाँ पूछ रहा है कहाँ संभव नहीं है, संभव नहीं के लिए उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन। वर्ण विक्षेपण कहाँ पे संभव नहीं है, निर्वात में संभव नहीं है। निर्वात दो शब्दों से मिलकर बना है, निह जोर बात। निह मतलब होता है नहीं, बात मतलब होता है वायु। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा हुआ एक कांच का प्रिज्म, एक प्रिज्म बनाते हैं, इस प्रिज्म में कह रहा है क्या, आपतित किरण, ये वाला किरण वो आपतित किरण, और ये आधार के समांतर जाएगा, दूसरी ओर नीचे की ओर मुड़ता है, तो ऑप्शन अब पढ़ना होगा। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को किधर मोड़ देता है, ऊपर की ओर गलत है, नीचे की ओर गलत है, आधार की से दूर ये गलत है। सही उत्तर होगा इसमें आधार की ओर मोड़ देता है। वायु में रखा हुआ कांच का प्रिज्म आपतित किरण को किधर मोड़ देता है, आधार की ओर मोड़ देता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि Zn+O2, Zn मतलब हो गया जिंक, मतलब हो गया जस्ता, और ऑक्सीजन से मिलके ZnO मिलता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन सट रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन सट रहा है, यानी ये ऑक्सीजन सट रहा है। ऑक्सीजन के सटनों को हम लोग, यदि कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन प्लस हो जाए, या हाइड्रोजन माइनस हो जाए, या इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए, इस तीनों को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इस बात का ध्यान रखना है। जिंक ऑक्सीजन से यहाँ पे जुड़ रहा है, किसी धातु में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभिक्रिया कहलाता है, इसे उपचयन कहते हैं। इस 3 वर्ड को याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन का मुक्त होना उपचयन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी आपका उपचयन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। बहुत इजी और आसान क्वेश्चन आपके सामने में है। खाने वाला सोडा, जिसको आप लोग मीठा सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और हम सभी बच्चों को कहते हैं कि खाने वाला सोडा का सिंपल टेक्निक आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और ऐसे याद रखना है हाइड्रोजन, इसमें से किसमें है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सही उत्तर ए ऑप्शन होगा। Na सोडियम है, H हाइड्रोजन है, CO3 कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग खाते हैं NaHCO3। यही आपका खाने वाला सोडा है। और नीचे वाला जो सोडा है ये आपका धोवन सोडा के रूप में आता है। नीचे वाला जो सोडा है, ये सोडा, ये वाला, ये आपका धोवन सोडा है, Na2CO3.10H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इसको घुमा देता है। क्वेश्चन आप पे आते हैं। कमरे का ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, यानी कि पूछ रहा है कमरा के रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में कौन धातु रहता है, यही पूछ रहा है। कमरा के रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और द्रव अवस्था में रहने वाला जो धातु है एकलौता धातु है। धातु पूछ रहा है, धातु, पारा, Hg। तो याद रखना है कमरा के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में कौन रहता है? पारा। आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पारा का इस्तेमाल आपके घरों में कब और किस लिए कहाँ किया जाता है। पारा समोन्नित धातु है, और हर घर में कभी ना कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। यदि कुछ पूछना हो, जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ख़ास करके शिक्षकों से, बड़े बुजुर्गों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि जो भी नए हैं, जो नए लोग हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? आवर्त सारणी के समूह, शून्य समूह के तत्व कौन है? आवर्त सारणी का शून्य समूह के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि शून्य समूह कौन है, शून्य समूह के तत्व के बारे में पूछ रहा है। आवर्त सारणी का शून्य समूह के तत्व कौन है? शून्य समूह किसको कहते हैं? आप जब आवर्त सारणी देखते हैं तो ऊपर से नीचे वाले को हम लोग वर्ग कहते हैं। ऊपर से नीचे यानी कि ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। और आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। बाएं से दाएं जो क्षैतिज लाइन होती है इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। तो याद रखना है, बाएं से दाएं जो लाइन होती है, जो रेखाएं खींची होती है, इसको हम लोग क्षैतिज कतार को, जो क्षैतिज कतार होती है उस क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। और कितने वर्ग होते हैं? 18। जब 18वां वर्ग आप पे आते हैं सबसे लास्ट में, तो वहाँ पे हीलियम होता है। इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। ये पहला आता है। ये शून्य समूह। अब शून्य समूह इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके सभी अष्टक पूरे हो चुके हैं। इनके बाह्यतम कक्षाओं में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन के
रूप में भरे हुए हैं, इनके पास कोई अतिरिक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है। याद रखना है, शून्य समूह को 18वां वर्ग भी कहते हैं। शून्य समूह को कौन सा वर्ग बोलेंगे? 18वां वर्ग। इसका सही उत्तर हीलियम होगा, बी नंबर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के जल या विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर कौन सा रंग हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट का जो जल या विलयन है, अब हमको पहले यह जानना होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मेथिल, सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे है जल या घोल, सोडियम कार्बोनेट का कैसा घोल? जल या घोल। सोडियम कार्बोनेट का जो जल या घोल है वो होता है आपका क्षारीय, और आप जानते हैं कि मेथिल ऑरेंज अम्ल को लाल बनाता है, क्षार को पीला रंग में बदलता है। मेथिल ऑरेंज एक सूचक होता है, वो खट्टा जैसे पदार्थ को लाल में बदल देता है और क्षार वाले पदार्थ को पीला में बदल देता है। तो आपको याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का जल या घोल क्षार होता है, और मेथिल ऑरेंज में मिलाने पर उसका, मेथिल ऑरेंज पे जो हम सोडियम कार्बोनेट को मिलाएंगे वह हमारा पीला रंग में बदल जाएगा। यहाँ पे सही आंसर होगा पीला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का जल या विलयन क्षार होता है और मेथिल ऑरेंज क्षार को पीला में बदल देता है, अम्ल को लाल में बदलता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्या कहता है? बहुत इजी क्वेश्चन भी आए, क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, इसको कभी कभी हिंदी में बहुत जगह लिख देता है वैश्विक तापन। आप इस वर्ड पे गौर कीजिए, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल गैस है? ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी की गर्मी को बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी गैस है, यहाँ पे यही पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही पृथ्वी की गर्मी को बढ़ाने के लिए इसमें से सबसे अधिक जिम्मेदार है, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नाम बदल के क्वेश्चन पूछा है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? जैसे जस्ता को जिंक कहते हैं, तांबा को कॉपर कहते हैं, उसी प्रकार से सल्फर को गंधक कहते हैं। एक वर्ड यहाँ पे सल्फर का पूछ रहा है परमाणु संख्या, यहाँ लिखा हुआ है गंधक, गंधक को कहते हैं सल्फर। सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 होती है। सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 होती है। 29 का डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अम्ल का जल या विलयन विद्युत का संचालन करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अम्ल जल में क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? आयनित हो जाता है। जो अम्ल का जल या घोल है वो करंट को पास करता है, संचालित करता है, क्योंकि अम्ल का जो जल या घोल है वो आयनित हो जाता है, वो आयन के फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए वो करंट को पास करता है। 30 का सही उत्तर। यहाँ पे पूछ क्या रहा है? हाँ ठीक है, आयनित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? यहाँ पे धातु के ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? पहले जानकारी यही है इसमें कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं मूल रूप से वो भस्म वाले होते हैं, भस्म से बने होते हैं। अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन डाल दिया है। अधिकतर ऑक्साइड, अधिकतर धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्ल होते हैं, उदासीन। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? मूलतः भस्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। 32 नंबर में क्या लिखा है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? मिश्र धातु, उस धातु को कहते हैं या मिश्र धातु वह धातु है, धातुओं का मिश्रण है जब दो या दो से अधिक धातु अधातु को मिला के एक नया पदार्थ बनाते हो, हमारा मिश्र धातु होता है।
यहाँ पे सोना में क्या मिलाते हैं, सोना में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। आप जब सोनार के पास जाते हैं तो सोनार समनों को बनाता है, तो शुद्ध सोना को जो नापते हैं वो कैरेट में नापते हैं, और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो दुकानदार लोग 22 कैरेट सोना शुद्ध सोना देता है, और सोना से मिलता जुलता रंग में पदार्थ में वो तांबा होता है, जिसको हम लोग कॉपर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे कॉपर। तो आपको और भी बात ध्यान रखना होगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट शुद्ध सोना का क्या अर्थ है, उसमें शुद्ध सोना 22 कैरेट है और 2 कैरेट तांबा यानी कॉपर जैसा कोई पदार्थ मिला दिया है। यहाँ पे सही उत्तर होगा सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार करते हैं, सही उत्तर क्या होगा कॉपर। आपको इसको ध्यान रखना है, सोना में क्या मिलाते हैं, तांबा। सोना में क्या मिलाते हैं, तांबा, और उसी को फिर दुकानदार लोग बना कर बेचता है। वो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और Ag यानी सिल्वर, NO3 नाइट्रेट है। सोडियम क्लोराइड, आप जब यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ लिखा NaCl। NaCl का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड, और Ag यहाँ पे चांदी है, NO3 नाइट्रेट है। सोडियम क्लोराइड में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट मिलाए हैं तो AgCl बनाया है। ये नीचे जो तीर दिखा रही है अवक्षेप के रूप में है, और सोडियम नाइट्रेट बना। यहाँ पे पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप जब इसको गौर कीजिएगा, इसको यदि हम तोड़ें, इसको हम यदि गौर करें तो हम पाते हैं कि यहाँ पे इसको 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तब क्या होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, Na+Cl-। इसको भी तोड़ेंगे सिल्वर नाइट्रेट को, तो सिल्वर नाइट्रेट भी वही होगा। सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट होगा Ag प्लस में होगा, NO3 माइनस में होगा, ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा। यहाँ पे अदला बदली करके मिलाया, यहाँ पे द्वि विस्थापन हुआ है, डबल बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसको द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, सिलिकॉन। सिलिकॉन बहुत इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन अधातु है, धातु है, उपधातु। इसका सही उत्तर होगा सिलिकॉन एक उपधातु। अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया था, सिलिकॉन एक उपधातु है, उपचालक है, जो करंट को धीरे धीरे पास करता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, नाम याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। क्या करता है, करंट को धीरे धीरे, विद्युत धारा को धीरे धीरे पास करता है। इसीलिए सिलिकॉन आपका क्या है, सिलिकॉन आपका उपधातु है। एकदम VVI क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि वे तत्व जिसके बाहरी सेल भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है वे तत्व जिसके बाहरी सेल भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं। बाहरी सेल जिसका भरा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्कृष्ट गैस। उसे क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस। एग्जाम्पल के लिए आप नियॉन के लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आप नियॉन लीजिए। नियॉन का क्या होगा, नियॉन एक नंबर में पहला आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनन। ये 6 गो मुख्य रूप से भरे होते हैं। उसको हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस। डी उसका सही आंसर होगा, क्योंकि नियॉन का परमाणु संख्या, नियॉन यदि हम लिखा जाए तो नियॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 10 होती है। 10 को यदि तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो क्या होगा, 2,8 होगा, 2,8 होगा। ये 8 इसका ये सेल तो भरा जा चुका है, इनके पास कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपको याद रखना है इसको कि इसमें याद क्या रखना है कि वे तत्व जिसके बाहरी सेल भरे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं। और इसमें कितने तत्व मुख्य रूप से, 6 गो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन और जेनन। अब क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, खड़िया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको आप जान रहे हैं खड़िया के बारे में। खड़िया, ये खड़िया क्या होती है, खड़िया को खल्ली कहते हैं।
स्कूल में मास्टर साहब लोग जो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे वही खल्ली है, उसी को खड़िया बोला जाता है। और यहाँ पूछ रहा है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। खड़िया का रासायनिक सूत्र सही उत्तर होगा CaCO3। CaCO3 इसका खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होगा। इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अंडा का जो खोल होता है वह भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। अंडा का जो खोल होता है ऊपर वाला खोलिया जो बच्चा लोग पाउच बना के खाता है, ऑमलेट बना के आप लोग भी खाते हैं, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय, 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक ऑक्साइड क्या है। सही उत्तर होगा Na2O। यह आपका सबसे अधिक ऑक्साइड है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है। यहाँ पे 4 प्रकार के सूत्र पूछे जाते हैं। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र होता है। एल्किल का होता है CnH2n+1। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n, CnH2n। इसका सूत्र क्या होगा। यहाँ पे एल्काइन का जो ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। एल्काइन जो होगा यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा C2H2, ये एल्काइन ग्रुप का है। CH4 मीथेन है, सबसे हौला है, ये आपका एल्केन है। C2H4 भी एल्केन है। C2H6। अगला आप क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 39 नंबर में क्या पूछ रहा है। 39 नंबर में पूछ रहा है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। जिसके बीच में O हो उसे ईथर के नाम से पुकारते हैं। सीधा उत्तर ईथर वाला ऑप्शन इसका भी है। जो याद रखना है, 2 एल्केन ग्रुप के बीच में ईथर हो O, उसको ईथर के नाम से एथिल, मेथिल, ईथर इसका नाम होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा एथेनॉल। मुख्य रूप से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है यह यौगिक, एथेनॉल यौगिक जो ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यानी जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, ये पूछ रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सही उत्तर होगा Na2ZnO2+H2, ये इसी को बनाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। जब हम खाने वाला सोडा का बात कर रहे थे तभी धोबिया सोडा का भी चर्चा किए थे। बहुत इजी और हर एग्जाम में पूछने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा इसको याद किया है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक Na2CO3.10H2O होता है, धोबिया सोडा का। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। क्या कहता है, अम्लराज। अम्लराज में सौंद्र HNO3 और सौंद्र HCl का अनुपात कितना होता है। अम्लराज में जो सौंद्र HNO3 है इसका सही उत्तर होना चाहिए 3:1। HNO3 3 गुना और HCl 1 गुना मिला के अम्लराज बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जो भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। जो बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। जैसे A और B 2 पदार्थ है, ये भाग लिया, बना इसका C और D। अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया, A B अभिकर्मक है, बना क्या, C और D, ये आपका उत्पाद है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है।
निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड सल्फर यहाँ अम्लीय ऑक्साइड जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो हम लोग क्या याद रखे हैं कि BRA। ब्लू रंग के पेपर को B से ब्लू, R से रेड, A से एसिड। ब्लू रंग के पेपर को यदि लाल बना देता है तो वो एसिड है। यहाँ पूछ क्या रहा है? लाल रंग के जलीय घोल लाल को नीला कर देता है, उल्टा पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्षार होगा। कौन सा पदार्थ जलीय घोल? आपको याद रखना है ब्लू रंग के यानी नीला रंग के कागज को यदि लाल बनाएगा तो अम्ल होगा, उल्टा बोलेंगे, और लाल को यदि नीला बनाएगा तो क्षार होगा। BRA बड़ा नाम के एक वर्ड से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। बहुत VVI और आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों देखा जाए क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए, आप आसानी से कमेंट भी कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर का pH मान कितना होता है? स्वस्थ शरीर जो बॉडी है उसका pH मान 7.0 से 7.8 होता है। स्वस्थ शरीर का pH मान कितना होता है? स्वस्थ शरीर का pH मान वास्तविक में यदि कहा जाए तो 7.35 से 7.45 होता है, लेकिन उस ऑप्शन के हिसाब से हमारा pH मान सही आंसर 47 का C होगा। आप हमको कमेंट करके बताइए कि रक्त का pH मान कितना होता है, पेशाब का pH मान कितना, और ये VVI क्वेश्चन है। हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। 48 में कहता है निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है? निम्नलिखित में कौन जो है जल में विलय है, यानी कि जल में कौन घुलनशील है, यही पूछ रहा है। तो जल में आसानी से आप देखे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलता नहीं है। जो ग्लूकोज है दुकानों में जो मिलता है ग्लूकोज आसानी से पानी में घुल जाता है। तो बच्चों ग्लूकोज का आप रासायनिक सूत्र हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। गूगल सर्च नहीं करना है, ईमानदारी से ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला ग्लूकोज का डालना है क्या होता है, और यह भी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, अमलगम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है? 49 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अमलगम है? अमलगम क्या होगा? इसके लिए आप याद रखेंगे NaHG को हम लोग अमलगम कहते हैं। NaHG, Na मतलब हो गया सोडियम, Hg मतलब हो गया पारा, दोनों को मिलाते हैं तो बनता है अमलगम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के घोल से जिंक को विस्थापित कर देता है? जिंक को विस्थापित कर देता है। इसमें से जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, जिंक से जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वही उसको टाइटेनियम है, प्लेटिनियम है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। तो हम लोग क्या याद रखे हुए हैं कि इसको कहा जाए कॉपर सल्फेट के घोल में यानी CuSO4 में कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक को मिलाते हैं। यहाँ तो कॉपर सल्फेट है ही नहीं, यहाँ तो पूछ रहा है क्या जिंक सल्फेट के विलयन में। जिंक से जो अधिक अभिक्रियाशील है वो इसको विस्थापित करेगा। टाइटेनियम है, प्लेटिनियम है, कॉपर है। जिंक से कम अभिक्रियाशील है कॉपर। तो इसमें हम लगा देते हैं टिक D नंबर का। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि यह सही है अथवा गलत है। हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? जो हृदय होता है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजन मिला के यानी रक्त को शुद्ध करके ऑक्सीजन में रक्त में ऑक्सीजन मिला के शुद्ध करके जो बाहर भेजते हैं किस किस से भेजते हैं? धमनी, शिरा, आनंद। सही उत्तर होगा इसमें धमनी।
धमनी जो है हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है, ये धमनी का काम है। क्वेश्चन नंबर हम 52 पे आते हैं। रक्त के हल्के पीले चिपचिपे पदार्थ को द्रव को क्या कहते हैं? रक्त के हल्के पीले चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा प्लाज्मा। रक्त मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, ठोस और तरल वाला भाग होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी होती है। एक भाग प्लाज्मा होता है, तरल वाला भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के जो मुख्य कण है आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। आरबीसी की आयु 3 माह से 4 माह होती है, 90 दिन से 120 दिन होती है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्तकण, इसका आयु 3 से 4 दिन की होती है। थक्का जमने में कम प्लाज्मा का काम करता है, प्लाज्मा थक्का जमने में मदद करता है। प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं एक तरह से। रक्त के हल्के पीले चिपचिपे द्रव को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। किस पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा अनुपस्थित होती है? किस पौधे की पत्ती पर स्टोमेटा अनुपस्थित होती है? इसका सही उत्तर होगा जलमग्न हाइड्रोफाइट्स के पौधे पर स्टोमेटा अनुपस्थित होती है। थोड़ा फास्ट करते हैं, समय बहुत हो गया। किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किस में होती है? किण्वन क्रिया ईस्ट में होती है। किण्वन क्रिया किस में होती है? ईस्ट में होती है। आप ऐसे भी याद रखिएगा, ईस्ट में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस किण्वन में पाया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहते हैं? जो पूरी तरह से विकसित हो जाता है उस विकसित अंडाशय को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा फल कहते हैं। जो जैसे आम है, आम का जो मंजर होता है छोटे छोटे, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, विकसित करता है। जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है, वो अंडाशय का पूरा भाग विकसित हो जाता है, तो उसको हम लोग फल कहते हैं। यानी आपको याद क्या रखना है? पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। आम का हम लोग फल वाला भाग खाते हैं, वो पूर्ण विकसित अंडाशय ही खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे बहुत आसान क्वेश्चन। ग्लूकोज का सूत्र मैंने आपसे पहले भी पूछा था कमेंट बॉक्स में, आपको हम बता देते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। और ये जो ए ऑप्शन है ये चीनी का सूत्र है, आपको याद रखना है। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? इसका सही उत्तर बी होगा। आपको ग्लूकोज याद रखना है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। अब क्वेश्चन 57 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण इकाई किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण इकाई किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण इकाई जो कि पौधा भोजन बनाने में काम करता है। पौधा भोजन बनाने में क्लोरोफिल का मदद लेता है। सही उत्तर इसका सी नंबर होगा। आप हमको कमेंट कीजिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के कितने अवयव होते हैं। आप इस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट में कीजिए, हम कमेंट इंतजार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। 58 में अंडोत्सर्ग का क्या कारण? अंडोत्सर्ग का क्या कारण है? अंडोत्सर्ग का मुख्य कारण है FSH। अंडोत्सर्ग का एक मुख्य कारण है। 59 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें लैंगिक जनन के द्वारा द्विखंडन नहीं होता है? किसमें लैंगिक जनन के द्वारा द्विखंडन नहीं होता है? आप जानते हैं अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी होता है, ईस्ट में भी होता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा, सही आंसर इसका होगा ए नंबर। लेशमोनिया में द्विखंडन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ऑक्सीजन आता कहाँ से है? पर पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से। तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। उसी ऑक्सीजन को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, संतुलन रहता है। तो याद रखना है, VVI क्वेश्चन है। पौधे में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? भोजन को पचाने में किस रस की भूमिका होती है? भोजन को पचाने में सभी की भूमिका होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर अग्नाशय है। अग्नाशय से जठरस भी निकलता है, आंतरस भी है, पित्तरस भी है। तो इसका सही आंसर आप डी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन है ट्रिप्सन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? अग्नाशय रस में ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 63 में है आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछ रहा है। आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो क्या होता है? सबसे लंबा भाग को छोटी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर की लंबाई होती है। आहार नाल की कुल लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। मुंह से शुरू होता है, गुदा पे ख़त्म होती है। और बीच में जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है वो छोटी आंत होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। यह सबसे लंबा माना जाता है। और पाचन की क्रिया यहीं पे पूर्ण होती है, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ कौन से होता है? अभी तुरंत हमने चर्चा किया था। मनुष्य में पाचन की क्रिया का पहला अंग है मुंह। मुंह में 32 दांत होते हैं। जीभ में छोटे छोटे दाने होते हैं, उसे स्वाद कलियाँ कहते हैं। वहीं से स्वाद चखने का वो काम करता है। दांत भी 4 प्रकार के होते हैं, काटने वाला, फाड़ने वाला, चबाने वाला और विशेष रूप से चबाने वाला। कतरनक, चबरनक, रदनक, अग्रचबरनक। अब क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में यदि बात किया जाए तो वसा का पाचन का क्रिया छोटी आंत में पूरी होती है। कौन से आंत में? छोटी आंत में। छोटी आंत से जो आंत रस निकलता है, जो पाचक रस निकलता है, उससे लाइपेज निकलता है, लाइपेज एंजाइम निकलता है। वही वसा को विखंडित कर देता है, पच जाता है। वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? लाइपेज। तो याद रखना, वसा का पाचन कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। छोटी आंत से क्या निकलता है? पाचक रस निकलती है। पाचक रस से जो होता है वो लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है, वो वसा को पचा देता है। बहुत विव्यायी क्वेश्चन है। वसा का पाचन में किसकी भूमिका होती है? लाइपेज की भूमिका होती है। हम क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोसिस, ये ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। 4 ऑप्शन है, केंद्रक में, कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में, स्टोमेटा में। इसमें आप किसमें टिक लगाएंगे? क्वेश्चन जो है ग्लाइकोसिस है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया, सही उत्तर होगा इसका कोशिका द्रव में पूर्ण होती है। कोशिका द्रव में पूर्ण होती है, जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच वाला भाग होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। ओजोन परत। ओजोन परत क्या है? हानिकारक है, उच्च ताप पर लाभदायी है या लाभदायी? सही उत्तर होगा ओजोन परत हमारे लिए लाभदायी है। उसी का कमाल है कि सूरज से होने वाली खतरनाक किरणों को ओजोन परत छौंक लेता है, रोक लेता है या परावर्तित करके लौटा देता है, ऊपर की ओर लौटा देता है। यह हमारे लिए जीवनदायिनी है। ओजोन परत लाभदायक है और बहुत लाभदायक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। निम्नलिखित में से कौन सा फूल में नर प्रजनन अंग है? निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? प्रजनन अंग के बारे में पूछ रहा है। फूल का प्रजनन अंग होता है पुरुष भाग होता है। पुरुष भाग होता है पुंकेसर। मादा भाग को जयंग कहते हैं, पत्ता को दलपुंज कहते हैं। यहाँ पे जो पूछ रहा है उसका जवाब देना है। पूछ रहा है नर प्रजनन अंग। नर प्रजनन अंग क्या होता है? नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर होता है। और मादा प्रजनन अंग को जयंग कहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। जो फूल में छोटे छोटे दाने होते हैं ऊपर में, उसको हम लोग पराग, एक कण को परागकण कहते हैं, कणों के समूह को परागकोश कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। यहाँ पे है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन, याद रखना। 3.5 किलो जूल पर मोल, 3.5 kg पर मोल एटीपी टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोधन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार शोधन में बनता है? इसका सही उत्तर होगा अमोनिया, अवायवीय। इसको अनॉक्सिक शोषण भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन के कम उपस्थिति में होता है। इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में उपस्थित कण की कौन सी कण श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो इसका सही उत्तर होगा श्वसन में गैसों में परिवहन का भाग लेती है। इसका सही उत्तर होगा लाल रक्त कण। आप 71 का ए पे टिक लगा सकते हैं। पादप अपशिष्ट कहाँ जमा होते हैं? पौधे में जो कचरा होता है वो कहाँ जमा होता है? पत्ती में, छाल में, कोशिकी रिक्तिकाओं में। बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें से सभी में। कुछ छाल में जमा होता है, कुछ पत्ती में होता है, और अलग अलग नाम से टेनिन, रेजिन के नाम से रस निकलता है। आप इसको देखे हैं। अब मात्र आपके लिए 8 क्वेश्चन हम बचा के रखे हैं। मनुष्य की आहार नाल का मुख्य का कौन सा भाग एंजाइम स्रावित नहीं करता है? क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा भाग एंजाइम स्रावित नहीं करता है? स्रावित नहीं करता है, नहीं वाला पूछ रहा है। कहाँ से एंजाइम नहीं निकलता है? आप जानते हैं कि मुंह से भी निकलता है, ग्रास नली, और आमाशय से भी निकलता है। इसका सही उत्तर होना चाहिए ग्रास नली।
ग्रास नली से कोई एंजाइम नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। मूत्र का सांद्रता। क्वेश्चन है मूत्र का सांद्रता। मूत्र का सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? मूत्र का सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? थायरोक्सिन पर इसका सांद्रता निर्भर करता है। आपको बताना मूत्र का पीएच मान कितना होता है। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मैं इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। कौन सा हार्मोन पौधे के वृद्धि से संबंधित नहीं? पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तो ये जो पौधों में हार्मोन होते हैं, तो पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन नहीं है? वृद्धि रोधक हार्मोन नहीं है, एब्सिसिक एसिड इसका सही उत्तर होगा, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 75 नंबर में। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय जो है ना, पाचन तंत्र का काम नहीं करता है। ये पाचन तंत्र का नहीं करता है, श्वसन तंत्र का भी काम नहीं करता है। तब ये करता क्या है? तब ये करता है परिवहन तंत्र का काम। सही उत्तर इसका मानव हृदय परिवहन तंत्र का अंग है, जिसमें कि रक्त भी आता है, धमनी, शिरा और हृदय आता है। हृदय पंप का काम करता है। जैसे आप साइकिल में पंप देते हैं, उसी प्रकार हृदय पंप देकर रक्त को पूरे बॉडी तक भेजता है। 77 नंबर क्वेश्चन है। आप यहाँ तक जब देख ही लिए हैं तो मात्र 2 मिनट का समय और दीजिए, हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। 77 नंबर में कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी बोलते हैं। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसे अनुवांशिकी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में कौन सा गैस को ग्रहण किया जाता है? बहुत भी क्वेश्चन है। किस गैस को ग्रहण करते हैं? श्वसन क्रिया में हम ग्रहण करें या पौधा ग्रहण करे, सभी जीव, सभी पौधे, सभी जीव जंतु ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्वसन क्रिया में कौन सा गैस ग्रहण? पौधा भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है, ध्यान रखिएगा। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या पूछ रहा है, तो कार्बन की संख्या कितनी होगा? ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी होगा? ग्लूकोज में कार्बन की संख्या सही उत्तर होगा 6 होगा। लास्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया का जो कंट्रोल रूम होता है, जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर होता है, इसका सेंटर होगा मेंडुला। और इस प्रकार से 80 VVI क्वेश्चनों पे मैंने चर्चा किया। 80 क्वेश्चन को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में सभी लोग इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक का हमें इंतजार रहेगा। आपका अपना दारा सर, धन्यवाद।